हाँ जी बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हो जाएंगे और आज हम लोग एक बहुत ही इजी एडजस्टमेंट की रेदर बात कर रहे हैं। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि स्टूडेंट इसे इजी समझते हैं लेकिन वो आगे चल के इसमें कैसी मिस्टेक करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हो जाएंगे और नोट करना शुरू करेंगे। हाँ जी, एक सेकंड हमें रुकना होगा। हाँ जी बच्चों, अब ठीक है। कुछ वीडियो हमारे साथ शैतानी कर रहा था। चलिए बेटे, तो पहले तो हम लिखेंगे हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हमारा फेवरेट चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बच्चे कह रहे हैं हमारी फेवरेट एडजस्टमेंट आज आप करवाने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स को हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो बेटे मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाना चाहता हूं कि जब आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज इस साइड के ऊपर कौन सी आइटम्स की मैं बात करने जा रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हमें पता ही है। मैंने कहा मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि जनरल रिजर्व का क्या करना है। बच्चे कह रहे हैं अच्छा। मैंने कहा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां अपीयर कर रहा है तो उसका क्या करना है। बच्चे कह रहे हैं सर और भी कुछ बताएंगे। मैंने कहा हाँ, ज्यादातर क्वेश्चंस में तो यही दोनों होते हैं लेकिन मैं आपके साथ और चर्चा करूंगा। साथ में एक तो चर्चा करूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की। वर्कमैन कंपेंसेशन चाहे तो इसे फंड कह लीजिए या आप इसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहिए। हाँ, अब ये मैं नहीं चर्चा करूंगा कि सर फंड कहिए या रिजर्व कहिए। अभी कहूंगा, अभी के लिए समझ लो ये दोनों एक ही बात है। वैसे ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं लेकिन ट्वेल्थ क्लास में इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इसका मतलब ये कि आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिखाई दे या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिखाई दे तो उसका ट्रीटमेंट करना भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। सर और कौन सा सिखाएंगे? और मैं आपको सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहिए या रिजर्व कहिए एक ही बात है। बच्चे कह रहे हैं सर आपने इसे लाल रंग से लिखा है इसका मतलब इसकी अलग बातें होंगी। मैंने कहा हाँ, और मैंने एक ग्रीन कलर भी ले लिया है यानी इसकी बातें भी होंगी जो इनसे भी अलग होंगी। अच्छा सर इसका नाम बताइए। मैंने कहा क्या नाम बताऊं तुम्हें? इसका नाम होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के साथ साथ मैं आपके साथ बात करूंगा एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व और
एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इसे बोलते हैं ESI। ठीक है, और मैंने पेन रख दिया और बच्चे खुश हो गए। बच्चे कहने लगे चलो हम इतनी बात समझ गए कि भाई अब बातें खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं ब्लैक कलर का पेन। बच्चे कह रहे ब्लैक कलर का पेन। बेटे ये रिजर्व्स जो होते हैं ये एसेट साइड पर भी आते हैं। तो एसेट साइड पर अगर आपको दिखाई दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आपको दिखाई दे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11th क्लास में बुलाते थे, जिसे आप पक्की पक्की बात है भूल चुके हो। तो मैं इन सब के बारे में आपके साथ आज बातें करने वाला हूं। ठीक है जी, तो जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे कि हम दरअसल इन सब की बातें करने वाले हैं। और रेदर ये जो हमारी लाइबिलिटी साइड होती है ना, ये क्रेडिट साइड होती है, और जो एसेट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है। इसीलिए P&L में यहां पर हम लोग क्रेडिट यूज करते हैं और यहां पर हम लोग इसे डेबिट के नाम से बुलाते हैं। हाँ जी बच्चों, इन्हें ये जो आइटम्स मैंने लिखी है ना, इन्हें हम लोग कई बार बातचीत भाषा के दौरान रिजर्व कह देते हैं। और ये जो मैंने एसेट साइड में दो आइटम लिखी हैं, इन्हें हम लोग बुलाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन दो रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट की। ठीक है, इनके बारे में तो चर्चा हमारी पहले भी हो चुकी है, और बच्चे कह रहे हैं कि रेदर चर्चा तो इन सब के बारे में पहले हो चुकी है। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा, ऑल द रिजर्व्स ऑब्लिग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing ratio। ये बात पहले भी बच्चे जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो भी रिजर्व्स और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारी बैलेंस शीट में आ रहे हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, यानी नए पार्टनर को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि इन रिजर्व्स को बनाने में नए पार्टनर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। यानी कि मेरा पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल हो गया कि आप जब बैलेंस शीट में देखें कि रिजर्व्स और P&L ये ऐसी आइटम आ रही हैं, तो ये आपको ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड दिस इज टू बी डन, ये आपको हमेशा करना है, इवन इफ इट इज not specified in the question। इसका मतलब यह है कि बेटे ये वाला काम आपने करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हो या इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई हो। तो पहली बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, और ऐसा हम हमेशा करते हैं, चाहे क्वेश्चन इसके बारे में कुछ कहे
या क्वेश्चन इसके बारे में चुप रहे। नाउ सर इसकी एंट्री बताइए। अब क्योंकि मैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये पहले मेरी बुक्स में बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिट है। तो इन्हें जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो यानी कि मेरी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर एक से ज्यादा होते हैं। तो पार्टनर में हम जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए उसको क्रेडिट कर देते हैं। और जनरल रिजर्व और पी एंड एल डिक्रीज कर जाते हैं, इसलिए हम इन्हें डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हो तो कैपिटल अकाउंट की जगह हम लोग यहां पर करंट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर करंट अकाउंट यूज होगा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। चलिए ये बात समझ में आ गई। सर ये आपने हमें बताया जनरल रिजर्व और पी एंड एल के बारे में। इन्हीं का रिवर्स होता है पी एंड एल डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन्हें हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो लॉसेस भी भैया नया पार्टनर कहता है कि ये लॉस तो पुराने पार्टनर्स ने किए हुए हैं, मैं इसमें क्यों कंट्रीब्यूट करूंगा या मैं इनको क्यों बियर करूंगा, ये भैया मेरा नुकसान नहीं है। तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये नुकसान हमारे समय में हुआ था, इसके जिम्मेदार हम हैं, तो इन्हें हम लोग ही पूरा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली all the losses appearing in the balance sheet at the time of admission of a new partner shall be transferred to old partners in their old profit sharing ratio। जैसे आपने प्रॉफिट्स पुराने पार्टनर्स को दिए थे ओल्ड रेशियो में, ऐसे ही अब लॉसेस को भी ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशियो में। अब याद ये रखेंगे कि बेटे जब मैं ये लॉस ट्रांसफर करूंगा तो ये लॉस डेबिट होते हैं, तो ट्रांसफर जब मैं करूंगा तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, और लॉस ट्रांसफर होने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रेदर यहां लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां पर भी मैं लिखना भूल गया था तो मैं ऐड कर देता हूं कि यहां पर भी ये ओल्ड पार्टनर्स आएगा, ठीक है ना। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, और यहां पर जब मैं लॉस को ट्रांसफर करूंगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जिसका एग्जाम्पल था एडवर्टाइजमेंट, जो बैलेंस शीट में आ रही हो वो एडवर्टाइजमेंट, और उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसे आप डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं इसे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। सर इतनी सी बात तो हमारे को पहले समझ में आ गई, तो मैंने कहा चलिए मैं जरा टिक लगा दूं कि मैंने आपको ये दोनों भी समझा दिए और मैंने आपको ये दोनों भी समझा दिए।
और इन रेड और ग्रीन वालों की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सर पहले इसके ऊपर कुछ हमें क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले इलस्ट्रेशन नंबर 39 पर चलते हैं, पेज नंबर 4.39। बुक का नाम है टी.एस. गरेवाल। और बच्चे कह रहे हैं कि सर इसे आप मत करवाओ, इसे तो हम खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा लो, इसमें देरी क्या लगनी है, 2 मिनट पढ़ देना है, काम खत्म। हाँ, मैं जरा फोकस कर रहा हूं, घबराएंगे नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। C was admitted for 1/3 share in the profits. ठीक है। On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general reserve of 60,000 and balance of 20,000 in the P&L account on the asset side of the balance sheet. यानी कि एग्जामिनर ने यहां पर हमारे साथ होशियारी की है। वो कह रहा है P&L ऑन द एसेट साइड, तो मुझे समझ जाना है वो लॉस है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन सीज एडमिशन। आइए जी, इस काम को भी कर डालें। आइए जी, मेरे साथ साथ बताइए कि क्या एंट्रीज पास होंगी। ऊपर हेडिंग देंगे जर्नल और नीचे लिखेंगे पहली एंट्री, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और जनरल रिजर्व की वैल्यू दी हुई थी 60,000 और ए और बी की रेशियो थी 5:3। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जी 5:3, तो भाई 60,000 को डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 37,500 ए को मिलेगा और 22,500 बी को मिल जाएगा। पहली एंट्री ये पास होगी और दूसरी एंट्री P&L एसेट साइड का जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लॉस है, तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आप इसको डेबिट डालना मत, ये आप गलती करोगे। तो मैंने सिर्फ P&L ये बताया कि एसेट साइड वाला डेबिट होता है। तो इसका बैलेंस था 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 12,500 ये और 7,500 ये। नरेशन आ जाएगी बीइंग P&L डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये वाला काम तो सर बहुत ही आसान था। अब क्या करना है, अब मैंने कहा चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, ये तीनों की तीनों हमारी लाइबिलिटीज हैं। ये तीनों के नाम में रिजर्व आ सकता है या फंड आ सकता है, लेकिन आपको समझना यह है कि ये तीनों रिजर्व नहीं होते, ये तीनों लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटीज कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई, ये तीनों के तीनों की नेचर जो है वो लाइबिलिटीज का है और हम लाइबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट
नहीं करते, यानी इन्हें हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इन्हें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑब्लिग एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व ऑब्लिग ESI are not reserves, they are liabilities, hence not to be transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मेन बात यह है कि ये जो हैं ये लाइबिलिटीज हैं, इसीलिए इन्हें आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि इन तीनों के बारे में बहुत क्लियर बात है कि इन तीनों को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आ गया मेरे पास इन दो का क्या करना है, एक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो पॉइंट नंबर अब आ गया 4, पॉइंट नंबर 4, पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसको मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFF इज क्रिएटेड, IFF is created to cover up loss due to decline in the value of investment। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बनाया जाता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं यदि उनकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाए तो उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट जो हैं इनकी मार्केट वैल्यू है 42,000, लेकिन आपने इन्हें परचेज किया था 45,000 में, ठीक है। चलिए, स्पेस कम बन रहा है तो मैं इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूं। मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा चलो मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज ये आपकी छोटी सी मैंने बैलेंस शीट बनाई और इस बैलेंस शीट में यहां पर लिखा है इन्वेस्टमेंट्स 45,000 और यहां लिखा है मार्केट वैल्यू 42,000। हालांकि ये वाली बात नीचे भी लिखी हो सकती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 42,000। हमें इन दोनों से ये पता चलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स पर 3,000 रुपीज का लॉस हो गया है, और यहां लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रुपीज लेट अस सपोज 5,000 है, और ये बैलेंस शीट है पार्टनर ए और बी की, और ए और बी जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है लेट अस सपोज 3:2। तो अब करना क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप सबसे पहले तो कंप्यूट करेंगे लॉस कितना हुआ। सर लॉस हुआ 3,000, 45,000 की आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 42,000, तो 45 माइनस 42, 3,000 का लॉस।
तो इस 5000 में से ये जो मैंने बनाया है ये इस लॉस को कवर करने के लिए बनाया है। तो आप एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो भी वैल्यू होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट जो लॉस हुआ वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो बाकी बच गया वो बैलेंस अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है इन ओल्ड रेशियो। अब बच्चा कह रहा है कि सर फिगर के साथ लिखोगे तो मुझे बात समझ में आएगी। मैंने कहा पहले मैं कंसेप्ट आपको लिखवा दूं ना, उसके बाद तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इससे क्या फर्क पड़ा। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, डेबिट हुआ 5000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट करना है, लेकिन बाकी रिजर्व्स को तो आप पूरा का पूरा पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट कर देते हो। पहले चेक करोगे कि लॉस कितना हुआ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए बना था। तो भाई इसका पर्पस लॉस के लिए था, तो पहले चेक करो लॉस कितना हुआ। तो सर लॉस हुआ 3000, तो भाई उस लॉस को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000, और जो बाकी बच गया वो ए और बी में डिवाइड कर दो। तो टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके पास बच गया, मेरे पास यहां 2000 बच गया और रेशियो मुझे दी हुई थी ओल्ड पार्टनर्स की 3:2। तो इसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा 1200 और यहां आएगा 800। समझ में आ? और यहां पर एक बात आप नोट कर लो, नाउ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹3000 is not to be shown in the revaluation account, क्योंकि ये वाला लॉस मैंने इन्वेस्टमेंट से पूरा कर लिया है, इसीलिए ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में मत डाल देना। हाँ, बच्चा क्या गलती कर देगा, बच्चा कहेगा सर ये 45 ये 42, तो 3000 का लॉस मैं कहां डाल दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो ये लॉस इसमें से कवर कर लिया गया है, इसीलिए 2000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सर ये बताइए अब हमारी नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो भाई नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होकर हो जाएंगी 42,000। ठीक है, ये 45 से 42 हो जाएंगी और ये 5000 खत्म हो गया है। इसकी जगह ए की कैपिटल को बढ़ा दिया गया होगा 1200 रुपए से और बी की कैपिटल को बढ़ा दिया गया होगा 800 रुपए से। तो वो जो भी कैपिटल होंगी वो बढ़ गई होंगी। ठीक है सर, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कवर हो गई। अब मेरे पास बच गया पॉइंट नंबर कितना है 5। यस, पॉइंट नंबर 5 ये मेरे लिए अब बच गया सबसे आखिरी में, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नाउ इफ workman compensation fund is number 1 more than claim of workman compensation,
वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का मतलब ये होता है कि जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उनके पास ना वर्कर काम करते हैं, और अगर वर्कर को चोट लग जाए तो हमारे देश में बड़े सख्त कानून है कि बेटे आपको वर्कर को कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। इसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यानी फैक्ट्री चलाने वाले अपने पास एक फंड बना के रख लेते हैं जिसका नाम हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मतलब ये कि अगर किसी वर्कर को चोट लग गई तो वो हमारे से क्लेम मांगेगा, तो अगर हम क्लेम के पैसे ना दे पाएंगे तो खतरा होगा, तो मैंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक फंड बना लिया। अब आपने फंड बनाया 20,000 रुपए का, मतलब आपको लगता था कि वर्कर हमसे 20,000 रुपए का क्लेम कर सकता है। एक वर्कर को चोट लग गई, उसने आपसे 12,000 रुपए का क्लेम मांग लिया, तो यानी आपके फंड का बैलेंस वर्कमैन के क्लेम से अधिक है। ठीक है, तो क्या होगी एंट्री? तो बिल्कुल वही जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपने की थी ना, वैसी ही एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डेबिट। मैंने एग्जाम्पल में कहा था, मान लीजिए आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 20,000, 20,000, तो ये 20,000 रुपए का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डेबिट। और मैंने कहा मान लीजिए क्लेम आया 12,000, तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी ये हो जाएगी 12,000, और बाकी जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस ज्यादा हो तो भाई जितनी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी बना दो, और जो एक्सेस अमाउंट है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर 2, अगर सर ये लेस देन क्लेम ऑफ वर्कमैन लाइबिलिटी हो तो क्या करेंगे? ठीक है, अब समझना। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके पास सपोज कीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 20,000, यहां पर भी मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिया था 20,000, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन की लाइबिलिटी ली थी मैंने 12,000, तो फिर यहां पर ये डेबिट होगा 20, ये लाइबिलिटी बनी 12, और ये 8,000 मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ गई 24,000, अब क्या करूं? तो फिर आप क्या करोगे, पहले तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डेबिट करोगे 20,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी 24,000। अब सर मेरे पास फंड तो था 20,000 और मेरी लाइबिलिटी हो गई 24,000, तो 4,000 रुपए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। यानी फंड्स को यूज करूंगा लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में, तो 20,000 तो यूज हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर अब आइए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करवा दीजिए। मैंने कहा तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 40 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखते हैं, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 40 कह रही है A, B, C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1. On 1st April 2015, their balance sheet stood as follows. आपको ABC की कैपिटल दी हुई है, उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है। मैंने कहा क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। P&L दिया हुआ है 35,000, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए मैं चेक करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लॉस कितना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए लाइबिलिटी चेक करूंगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, उसे कुछ भी नहीं करूंगा। यहां देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 30 और यहां 28, तो 2,000 का लॉस है, और मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 25,000, और नीचे लिखा है दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 13,000 ओनली। ठीक है,
आइए जी, वो कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बेटे ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को मिल गया होगा अपनी बुक के अंदर, और बाकी बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 40, इलस्ट्रेशन नंबर 40 टी एस गरेवाल, पेज नंबर है 4.40। वेर कितनी कमाल की बात है, क्वेश्चन नंबर भी 40 और पेज नंबर भी 40। अच्छा, मैं यहां पर आपके साथ लिख देता हूं कि ए बी सी तीन पार्टनर है, पहले से रेशियो है 3:1:1, और नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है। तो डी से तो मुझे कोई काम नहीं है, रिजर्व में डी का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड पढ़ रहा हूं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है मुझे 25,000। तो भाई मैंने पहली एंट्री पास की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू A's capital account to B's capital account to C's capital account। अब सर ये रेशियो है 3:1:1, तो टोटल हुआ 5। इसे डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा 15,000, 5,000, 5,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, being general reserve distributed। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, आपने एक ही रिजर्व ट्रांसफर किया, बुक वाले ने तो सारे मिला के एक ही साथ ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा छोड़ो जी छोड़ो, आप बुक की बातों को छोड़ दो, नकल मत मारना, आप समझने की कोशिश करना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बनाओ ना। अच्छा सर, जनरल रिजर्व के बाद पी एंड एल आ रहा है 35,000, लो मैंने कहा ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट और C's कैपिटल अकाउंट। और बच्चे कह रहे हैं सर अमाउंट हम बताएंगे। मैंने कहा आप बताओ क्या दिक्कत की बात है। बाय पी एंड एल ट्रांसफर्ड, जल्दी से बताइए सर। 3:1:1 तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, तो 21,000, 7,000 और 7,000। नंबर 3, अब तो बच्चों में लड़ाई छिड़ गई है। बच्चे कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताएंगे। मैंने कहा बताओ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 20,000 टू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पहले देखो लॉस कितना है, उसे ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से घट के हो गई है 28,000, तो लॉस हुआ 2,000, तो बाकी बच गया 18,000। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। ये तीनों मिला के आएंगे 18,000 इन 3:1:1 रेशो। तो इसको 5 से डिवाइड किया हमने, 18,000 डिवाइडेड बाय 5, 3600, 3600 यहाँ, 3600 यहाँ और 10,800 यहाँ। नंबर 4, अब नरेशन डाल लेना, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्टेड। अब आ गया सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
जल्दी से बताइए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, पहले इसमें से लॉस चेक करूंगा बाकी बांट दूंगा। तो भाई रिजर्व है 23,000 और क्लेम वर्कमैन लाइबिलिटी का है 13,000, तो मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। तो मेरी अगली एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, फंड कहो या रिजर्व कहो, तो रिजर्व यूज किया तो मैं रिजर्व यूज कर रहा हूं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सर ये था 23,000 जिसमें से लाइबिलिटी थी 13,000, तो डिफरेंस कितना बच गया मेरे पास 10,000। ये 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2,000 और 2,000, ये लीजिए बेटे, ये मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी ट्रीट कर दिया। अब देखते हैं जनरल रिजर्व हो गया, पी एंड एल हो गया, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया। अब बताओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या करना है। ये लाइबिलिटी होता है सर, इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज यहां पड़ा रहेगा। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। और यहां पर मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है 25,000, तो इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी रह गया है। तो एक एंट्री और पास कर देंगे, एंट्री नंबर 5। अब की बार पार्टनर्स डेबिट होंगे क्योंकि ये नुकसान हो रहा है, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल्स गिरेंगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हुआ 25,000 और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5,000 और 5,000, ये लीजिए बेटे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनवाऊं। हालांकि ये क्वेश्चन में मांगा हुआ नहीं है, बस क्वेश्चन तो मेरा यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि और कैसे कैसे हम काम करेंगे। ये है ए बी और सी, डी के लिए जगह नहीं है, तो डी में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। आगे से बनाएंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल देते हैं। ए का 1,00,000, बी का 30,000 और 20,000, 1,30,000 और 20,000। चलिए जी, एंट्री नंबर 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी, और दूसरी एंट्री में था पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबीसी। आइए इन दोनों को पोस्ट कर दें। तो ये मैं नीचे आया और मैंने यहां लिखा बाय, एक बार लिखा जनरल रिजर्व, एक बार लिखा मैंने पी एंड एल। जनरल रिजर्व में इसे मिलेगा 15,000, 5,000, 5,000, और पी एंड एल में मिला 21,000, 7,000, 7,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में मिला 10,800, 3,600 और 3,600। उसके बाद मिला वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में मिला 6,000, 2,000 और 2,000। यहां पर फिर आया मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000, 5,000 और 5,000। अब जरा इसको टोटल करके बता देते हैं कितना आ रहा है। तो 1,15,000 जमा 21,000 जमा 10,800 जमा 6,000, 1,52,800।
और माइनस 15,000, तो ये ए की कैपिटल आ गई बैलेंस सी डी 137,800। वहां आ गई 30,000 जमा 5,000 जमा 7,000 जमा 3,600 जमा 2,000, 47,600 माइनस 5,000, 42,600। और यहाँ पर 10,000 कम है तो ये आएगा 37,600 और ये आएगा 32,600। और अब प्रैक्टिस के लिए मैं इसकी नई बैलेंस शीट भी आपको बता देता हूं कि इसकी नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अब आप वीडियो को रोक करके मेरे से आगे चलते हुए कोशिश कीजिए कि आप इसकी बैलेंस शीट को बनाएं। बैलेंस शीट में सबसे पहले मुझे दी हुई हैं कैपिटल्स, तो यहां पर कैपिटल्स लिखिए ए, बी और सी। 137,800, 137,800, 42,600 और 32,600, इन तीनों को टोटल कर दीजिए। 137,800 प्लस 42600 प्लस 32600, कैपिटल आ गई 2,13,000। अच्छा, उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और पी एंड एल भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 13,000 आएगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 30,000 आएगा। क्रेडिटर्स 1 लाख के आएंगे। तो अब आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या लाइबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, 13,000। उसके बाद एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड ये आएगा 30,000 रुपीज का। और साथ में क्रेडिटर्स आएंगे मेरे पास 1 लाख के। तो ये मेरे पास आ गया 3 and 3 6 और 112,325 और 213,56,000। और एसेट साइड में, अच्छा सर इसमें एक नई बात, डी की कैपिटल भी तो आएगी 15,000, वो भी लिख देते हैं। अच्छा दिया ही नहीं है डी की कैपिटल है कितनी, तो ये आएगी कहां से। तो अब वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग आएगा 1,50,000 एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी आएगा 50,000 एज इट इज। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई थी तो ये 28,000 के आएंगे। और करंट एसेट्स 1,18,000 के आएंगे। करंट एसेट्स 1,18,000। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब इसकी टोटल करनी है हमें 8 और 8 16, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 1 12, 12 और 2 14 और 1 15, 1 कैरी हो गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3,56,000। ये तो सिर्फ मैंने बेटे आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए बताया था, ठीक है ना। चलिए जी, अब ये कितने पॉइंट मेरे साथ कवर हो गए, ये मेरे साथ कवर हो गए 5 पॉइंट। अब लिखेंगे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, इफ क्वेश्चन सेज that reserves oblique profits are not to be
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्लिग चेंज्ड। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब पार्टनर्स कहते हैं कि हमने रिजर्व बनाया था। रिजर्व बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हमारे ऊपर अचानक से कोई नुकसान आ गया तो हमारे पास अलग से रिजर्व पड़ा हुआ है। अब पुराने पार्टनर्स कहते हैं देखो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो क्या नए पार्टनर के एडमिट होने पर हम पुराने वाले रिजर्व को खत्म कर दें? ये नुकसान जो पहले हो सकते थे वो खतरा तो नए पार्टनर के आने के बाद भी रहता है। यानी कि 99% क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वो आपसे कहता है कि कुछ नहीं, आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि भाई मैंने यहां पर जनरल रिजर्व हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि डी के एडमिशन के बाद भी हम जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाने चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये वाला काम करना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली बात तो हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ रखी है ना? तो क्या करेंगे? तो भाई एक तो अल्टरनेटिव होगा, अल्टरनेटिव नंबर 1 जो आप शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं, इसे बोला जाता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर में ने रिजर्व इनटू गेन, रिजर्व में कितना उसने गेन किया वो डेबिट कर दोगे, और जिसने सैक्रिफाइस किया उन्हें आप क्रेडिट कर दोगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, रेशियो थी 3:1:1 जो हमने अभी क्वेश्चन किया, और हमारे पास जनरल रिजर्व है 25,000 और हमारे पास पी एंड एल है 35,000, और डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और क्वेश्चन कहता है कि जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब याद रखने की बात तो बेटे ये है कि वो अब मना कर रहा है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट मत करना, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी ना है, आपने ये वाला रूल लगा देना है। पहले तो बताओ इन दोनों को टोटल करने से आया कितना? सर इन दोनों को टोटल करने से आया 60,000। तो डी नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो नए पार्टनर ने गेन कर लिया, हमेशा एडमिशन में नया पार्टनर गेन करता है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो इसका मतलब डी को डेबिट कर दो। अब बच्चे ने कहा डी को कितना डेबिट करना है? तो बेटे डी ने गेन कर लिया, इन दोनों को मिलाऊं तो 60,000 रुपए में 1/5, यानी डी को गेन हो गया 12,000 रुपीज का। और ये 12,000 का गेन कहीं ना कहीं ए और बी का और सी का नुकसान है, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। और सभी बच्चे जानते हैं कि जब हमें सिंपली नए पार्टनर का शेयर दिया होता है 1/5, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही रहती है। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं ए बी सी, और इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही रहेगी जो इनकी ओल्ड रेशियो है, दैट इज 3:1:1। तो इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये 12,000 डिवाइडेड बाय
5, तो ये आएगा 2400, ये आएगा 2400 और ये आएगा 7200। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 कि आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर दें और नीचे लिखेंगे नोट रिजर्व विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करने हो तो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ये मैंने आपको सिखा दिया, ये आप कई बार कर चुके हैं तो आप इससे यूज टू भी हैं। एक ऑल्टरनेटिव नंबर 2 भी मेरे पास होगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है कि पहले आप एंट्री पास कर दें रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है जी, अगर ये वाला काम करेंगे तो भी काम चल जाएगा, या ये वाला काम ना करें तो ये वाला काम भी कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप रिजर्व को अभी तक बांटते थे, पहले बांट दीजिए, तो सर बांटने से तो रिजर्व खत्म हो जाएगा, फिर एक एंट्री और पास कर दीजिए। अब लिखिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब की बार इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रिएट कर लेना। अब सवाल ये उठता है कि सर जब ये काम लंबा है कि पहले रिजर्व को बांटो फिर रिजर्व को क्रिएट करो, जैसे रिवैल्यूएशन में आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था ना कि पहले रिवैल्यूएशन को बना के ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर नए पार्टनर को मिला के उसे रिवर्स करो। वैसे ही ये है कि पहले रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर नए पार्टनर को मिला करके पहले वाले रिजर्व को फिर से क्रिएट कर लो। समझ में आ? तो चाहे ये करें या ये करें, लेकिन दोनों में से कोई एक काम करना होता है। समझ में आ? तो आप जो भी करें। बच्चा कह रहा है कि सर ये शॉर्टकट है लेकिन ये टेक्निकल है, ये लॉन्ग है लेकिन ये सरल है। मैंने आपको दोनों ही सिखाने हैं, क्योंकि बेटे बुक वाला कभी ऐसे सॉल्व करेगा सॉल्यूशन में, कभी ऐसे करेगा, फिर आप भागे भागे भी तो आओगे ना कि सर देखो क्या कर दिया। तो दोनों बातें बतानी जरूरी थी। तो यहां पर हमारा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारी की सारी बातें होंगी, और फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक और बचता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स, उन्हें हम करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।